स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई ने बहुत खुशखबरी दी है और खुशखबरी ये है कि बैंकों के एनपीएस यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घट चुके हैं, यानी कि कम हो चुके हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है इस पूरे ग्लोबल रिसेशनरी टेंडेंसी में। और इस चीज़ को देखते हुए हम आज इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे कि एनपीए क्या होता है और वो एनपीए किस तरीके से कम हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरा नाम है आयुष सांघी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब प्लेटफॉर्म और उसी के साथ साथ IAS एग्ज़ाम की तैयारी करवाने का टॉप प्लेटफॉर्म है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे डेफिनेटली आकर कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं। हमारे कोर्सेज के सारे फीचर्स आपको वेबसाइट पे दिखेंगे। जो PDFs मैं यूज़ करता हूँ पढ़ाने के लिए वो अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम हैंडल पर। तो ये है मेरे टेलीग्राम ID का लिंक, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। इसके सिवा आप इंस्टा पे और ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन दीज टू प्लेटफॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेन एक्सेसिव वैल्यू एडेड नॉलेज फॉर द IAS एग्जामिनेशन। So let's understand what is happening as a part of this particular analysis कि क्या हो रहा है। SIP प्लस बैच जो है वो ऑलरेडी लाइव है प्लेटफॉर्म पे, जो कि 5 जनवरी 3 बजे से शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग ऑन द 5th of January आफ्टरनून 3 PM। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स 2023 प्रीलिम्स के लिए अपेयर होने के बारे में सोच रहे हैं, इस बैच को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें बिकॉज दिस बैच इज अ क्रैश कोर्स ऑन द प्रीलिम्स एनालिसिस प्रोग्राम। पूरा का पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कॉन्सेप्चुअली 200 घंटों में भारत की टॉप फैकल्टीज द्वारा कवर करवाया जाएगा। इस बैच का ओरिजिनल प्राइस 11,500 है, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे सांघी लाइव तो आपको यही बैच जो है 6,000 का अवेलेबल मिलेगा। यू विल गेट दिस बैच फॉर 6,000 रुपीज ओनली। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। जैसा मैंने आपको बताया कि आरबीआई ने जो अभी अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है, उस रिपोर्ट का नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो देखें, इस रिपोर्ट का जो नाम है दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। FSR यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के तहत ये कहा जा रहा है कि बैंक का GNPA, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आई रिपीट, बैंक का जो GNPA है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो गिर चुका है और पिछले 7 साल में सबसे कम पाया गया है। इट हैज़ बीन द लोएस्ट इन द लास्ट 7 years। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगा कि GNPA होता क्या है। बैंक जितने भी टोटल लोन्स देता है, द टोटल लोन्स गिवन बाय बैंक्स, उन लोन्स का एक स्पेसिफिक परसेंटेज जितना NPA होता है, यानी कि जितना पैसा रिकवरेबल नहीं होता है या जितना पैसा रिकवर नहीं करा गया किसी वजह से, वो एक स्पेसिफिक परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है जिसे हम GNPA कहते हैं। वी कॉल इट ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो 7 साल में सबसे कम पाया गया है, ऐसा FSR का कहना है। आप देख सकते हैं इट हैज़ फॉलन टू अ 7-year लो ऑफ 5% इन सितंबर 2022। तो GNPA जो है वो रेशो है टोटल GNPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, उनमें से जिसमें टोटल एडवांसेस जो हैं वो दिए गए हैं। द टोटल एडवांसेस हैव बीन गिवन। तो GNPA का एक ट्रेंड देखते हैं, एनालिसिस देखते हैं पिछले 10 साल का। 2011 ऑनवर्ड्स में आपको बताऊंगा राइज एंड फॉल ऑफ बैड लोन्स। आइए देखें। तो बैड लोन्स 2011 में यानी कि GNPA जो बैंक्स का परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एडवांसेस था, दैट वाज 2.4%। जैसा आप देख सकते हैं 2.4%। ये बढ़ के तकरीबन 3% हुआ। 2013 में 3.4 हुआ। उसी तरीके से बढ़ते 2018 में हाईएस्ट था। इट वाज द हाईएस्ट इन 2018 एट 11.5%।
और अब जो है ये देख सकते हैं आप पिछले 7 साल में इसके कंपैरिजन में 2016 ऑनवर्ड्स 7 साल में सबसे कम है, जो कि है 5.97%। ये सितंबर का लेटेस्ट डेटा है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये चीज़ कम हुई है। अगर जीएनपीए कम हुआ है तो इसी के साथ साथ जुड़ी हुई दूसरी चीज़ है, वो है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनएनपीए, इसमें भी कटौती हुई है या ये भी घटा है। ये 10 ईयर लो पे है ऑफ 1.3% ऑफ द टोटल एसेट्स। भाई जाहिर सी बात है, अगर जीएनपीए कम हुआ है तो एनएनपीए भी कम हुआ होगा। सवाल ये उठता है कि एनएनपीए होता क्या है, व्हाट इज एनएनपीए? तो एनएनपीए जो है, आप ध्यान रखें, वो निकाला जाता है जीएनपीए से। तो जीएनपीए का जो फॉर्मूला है आपको पता है कैसे जीएनपीए निकाला गया। जीएनपीए माइनस प्रोविजंस, जीएनपीए माइनस प्रोविजंस इज इक्वल टू एनएनपीए। आई रिपीट, जीएनपीए माइनस प्रोविजंस इज इक्वल टू एनएनपीए। तो प्रोविजनिंग कैलकुलेट करी जाती है। प्रोविजनिंग का मतलब ये होता है, जैसे आपने बाज़ल नॉर्म्स का नाम सुना होगा, आपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का नाम सुना होगा। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो हुआ या बाज़ल नॉर्म्स हुए, ये जो नॉर्म्स दिए जाते हैं, इन नॉर्म्स के तहत बैंक्स को कुछ प्रोविजन साइड में रखना होता है। वो प्रोविजन बेसिकली इसलिए रखा जाता है ताकि बैंक्स अगर किसी वजह से लोन्स को रिकवर ना कर पाए, आई रिपीट, बैंक्स अगर किसी वजह से लोन्स को रिकवर ना कर पाए तो वो प्रोविजन से पैसा पूरा कर सकते हैं। प्रोविजन से उस पैसों की नॉन रिकवरेबिलिटी ऑफ लोन्स की पूर्ति होगी। उसको नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट का नाम दिया जाता है। ये 10 ईयर लो पे पाया गया है। तो एनएनपीए इज इक्वल टू जीएनपीए माइनस प्रोविजंस, and provisioning is an amount that the banks set aside from their profits or income in a particular quarter for NPAs, such assets that may turn into losses in the future. तो ये चीज़ है और NNPA भी कम होता है, दिस इज ऑल्सो लेस। तो NNPA का भी आपको ग्राफ दिखा देते हैं, आपको वहाँ से भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये देखिए, तो 2010 में 1.1% वॉज द NNPA और अब 2022 के सितंबर महीने में 1.3% है। तो ये आप देख सकते हैं 2012 में 1.3 था और ये जो है 10 साल के पीरियड में घट के या सिमिलर रहा है 1.3% और ये गया था 6.1% तक। इट हैड इंक्रीज टू 6.1%। नेट एनपीए एज अ परसेंटेज ऑफ नेट एडवांसेस, ये चीज़ कैलकुलेट करी गई है। तो अब आरबीआई का ये कहना है इसी रिपोर्ट के तहत कि बैड लोन्स और इम्प्रूव होंगे। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि बैड लोन्स बढ़ जाएंगे। बैड लोन्स के इंप्रूवमेंट में मतलब ये है कि बैड लोन्स कम हो जाएंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू एफएसआर रिपोर्ट स्ट्रेस टेस्ट इंडिकेट दैट ये और इम्प्रूव होगा 5% से 4.9% पर आएगा साल भर के अंदर। ये देखिए, आपको देखने में लग रहा होगा सिर्फ 0.1% का फर्क है। 0.1% लाखों करोड़ों के ऊपर कैलकुलेट करा जाता है। तो लाखों करोड़ों के ऊपर अगर आप 0.1% कैलकुलेट करोगे तो वो हजारों करोड़ों में आएगा। तो 10 लाख करोड़ का अगर टोटल लोन है, उसका 0.1% जो है वो 1000 करोड़। उसी तरीके से सारे लोन्स को अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो 0.1% तकरीबन 5 से 10,000 करोड़ रुपया होता है। तो वो उतने से एनपीए कम हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा फिगर है। दिस इज हाउ द बैड लोन्स वुड इम्प्रूव। तो अब सवाल ये उठता है कि जीएनपीए में किस तरीके से चेंजेस लाए जाएं या जीएनपीए रेशो को और किस तरीके से घटाया जाए। व्हाट ब्रॉट द जीएनपीए रेशो फर्दर डाउन? ऐसे कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से जीएनपीए रेशो कम हुआ? तो अब इसमें एक टर्म आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा। उस टर्म को कहा जाता है स्लिपेज। आई रिपीट, उस टर्म को कहा जाता है स्लिपेज। स्लिप, PAGE, उस टर्म को कहा जाता है स्लिपेज। सुना है कभी आप लोगों ने? हैव यू एवर हर्ड ऑफ स्लिपेज? स्लिपेज का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर किसी भी तरह का EMI रिकवरेबल ना हो 90 दिन तक, till 90 days, if a person defaults on his or her EMI, then that particular default, वो जो default है वो NPA का पार्ट बन जाता है। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप लोग। तो स्लिपेज जो है वो तब होता है अगर बैंक का लोन NPA हो जाए। स्लिप, आप फिसल गए, एक बैंक फिसल गया, वो नहीं समझ पा रहा है कि किस तरीके से जो है वो रिकवरी नहीं हो पाई लोन की, या जो भी हुआ डिफॉल्ट हो गया। दैट इज समथिंग दैट हैज हैपेंड।
तो वो चीज़ हुई है। तो स्लिपेज जो है उसमें डिक्रीज आया है, स्लिपेज हैज़ डिक्रीज्ड। यही चीज़ हम समझेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने आपको अभी भी बताया था कि स्लिपेज जो है वो 5% से 4.9% पे होगा, या स्लिपेज जो है वो कम हुआ है। आइए देखें। सो डिक्रीज इन स्लिपेज हैज़ बीन अ मेजर पॉइंट। तो a slippage occurs when a bank's loan becomes a non-performing asset on account of the borrower not paying interest for over 90 days। 90 दिन से ऊपर के पीरियड का इंटरेस्ट अगर नहीं पे हुआ तो उसे स्लिपेज कहा जाता है। एनी एडिशन ऑफ एनपीएस ड्यूरिंग दिस ईयर इज कॉल्ड अ स्लिपेज। कोई अगर एनपीएस में बढ़ोतरी होती है उसे स्लिपेज कहा जाता है। तो यदि हम यहाँ पे ये कह रहे हैं दैट स्लिपेज हैज डिक्रीज्ड, ये चीज़ कम हुई है, तो इसका एक सिंपल सा मतलब ये है कि बैंकों के एनपीए वो कम हुए हैं, बैंक्स एनपीएस हैव रिड्यूस्ड। तो ये चीज़ स्पेसिफिकली हम यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं और इस चीज़ को यहाँ पे इस तरीके से समझते हैं। दूसरा रीज़न है जो कि आप सब जानते हैं, इस पे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, वो है बैंक का लोन राइट ऑफ। बैंक के लोन्स जो है वो राइट ऑफ किए गए, तकरीबन 10 लाख करोड़ के लोन्स जो है वो इस साल राइट ऑफ करे गए हैं। तो जाहिर सी बात है बैंक्स की बैलेंस शीट साफ हो चुकी है। आई रिपीट, बैंक की बैलेंस शीट साफ हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर प्राइवेट बैंक्स को और पब्लिक बैंक्स को मिला लिया जाए तो राइट ऑफ हैज बीन 10 लाख करोड़, मतलब 1 मिलियन करोड़ रुपए का राइट ऑफ हुआ है। इतना नुकसान बैंक हमारे झेल चुके हैं। सोचिए कितनी झेलने की क्षमता होगी, कितना झेलने के बाद आज भी एनपीएस पे टिके हुए हैं। हाउ मच हैज बीन रिटन ऑफ? बैंक्स रोट ऑफ मोर देन 10 लाख करोड़ इन लोन्स ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। ये एक बहुत मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से आपको वो बैड लोन्स दिख ही नहीं रहे। भाई अगर बैड लोन्स दिखेंगे तो आप उनको, फिर आपको टेंशन होगी ना कि ये पैसा नहीं आया नहीं आया नहीं आया, लेकिन आपको पता है कि ये पैसा आना ही नहीं है, राइट ऑफ कर दिया, अब वो कहीं दिख ही नहीं रहा, इट इज़ नो वेयर टू बी सीन। तो खत्म हो गई बात। तो सरकारी बैंकों ने कुल मिला के 7,35,000 करोड़ के लोन्स को राइट ऑफ किया है और प्राइवेट बैंक्स ने 2,75,000 करोड़ के लोन्स को राइट ऑफ किया है। दिस हैज बीन द टोटल राइट ऑफ रेशो, जिसकी वजह से हमारा जीएनपीए कम दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं रिडक्शन इन एनपीएस ड्यू टू लोन राइट ऑफ्स। आप ये देखिए, इस ग्राफ को देखिए, तो 1,61,000 करोड़ 2,36,000 करोड़ तक बढ़ा, 2,34,000 करोड़ हुआ, फिर ये कम हुआ, अब 1,74,000 करोड़ पे रह गया है। इट हैज़ रिड्यूस्ड। रिडक्शन इन एनपीएस ड्यू टू लोन राइट ऑफ। तो लोन राइट ऑफ की वजह से एनपीएस जो है काफ़ी हद तक कम हो गए। और उसके बाद जो है तीसरा है वो है वर्स्ट केस सिनारियो। क्या हो सकता है? वर्स्ट केस सिनारियो मैंने इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि आने वाले टाइम में, और ये चीज़ देखिए हमेशा कंटिंजेंसी या इमरजेंसी हमें पता होनी चाहिए। कंटिंजेंसी का इमरजेंसी पता इसलिए होनी चाहिए, उसका रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि बैंक्स की ग्रोथ को या बैंक्स के लोन की रीपेमेंट को अफेक्ट करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, किसी ने लोन लिया, वो लोन नहीं रीपे कर पाया किसी वजह से, अ पर्सन वाज नॉट एबल टू रीपे अ लोन, तो बैंक का एनपीए हो गया। अब आने वाले टाइम में यूएस इज फेसिंग अ रिसेशन, यूएस में रिसेशन आने वाला है या आ चुका है, स्लो डाउन आ चुका है, वो रिसेशन में तब्दील होने में वक्त नहीं लगेगा। यूरोपियन यूनियन इज फेसिंग अ रिसेशन। सो इफ द मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट यानी ग्लोबल एनवायरमेंट वर्सन्स टू अ मीडियम और सिवियर स्ट्रेस सिनेरियो, रेशो में राइज टू 5.8% एंड 7.8% रिस्पेक्टिवली, दिस इज मीडियम या सिवियर में, ये आरबीआई की रिपोर्ट का कहना है। तो हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए क्योंकि अगर ये सिनेरियो आया तो जीएनपीए जो कम हुआ है वो वापस बढ़ जाएगा। आने वाले टाइम में वो जितना जीएनपीए हमने कम किया है उससे और ज़्यादा बढ़ के तकरीबन 10% पे पहुंचने की संभावना है। आइए देखें, इसका एनालिसिस जो है प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स में अलग अलग किया गया है। तो बैंक के ग्रुप लेवल पे एफएसआर ने रिपोर्ट दिखाई कि जीएनपीए में इट में स्वेल फ्रॉम 6.5% टू 9.4%, तकरीबन 10% तक का जो है वो दिया गया था कि यहां तक जाने की संभावना है। मतलब जीएनपीए यानी कि एनपीए बढ़ जाएगा। हमारे फॉर्मूला के हिसाब से एनपीए वुड इंक्रीज। प्राइवेट बैंक्स का एनपीए बढ़ने की संभावना है, ये जाएगा 5.8% पे, जबकि प्राइवेट बैंकों का मेरे हिसाब से कम होना चाहिए, और फॉरेन बैंक्स का जाएगा 2.5 से 4.1% पे, 4.1% पे। तो ये प्राइमरी जो है ये रिपोर्ट दी गई है वर्स्ट के सिनेरियोस को लेके, यानी कि आरबीआई ने दोनों चीज़ें बता दी कि आज हम अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन आने वाले टाइम में यदि स्थिति खराब हो तो हमें कुछ ना बोला जाए और हमें अक्यूज़ ना करा जाए कि हमने आपको पहले आगाह नहीं करा। हालांकि आरबीआई को बैंकों को आगाह करना चाहिए कि आप आगे इस तरीके से लोन्स ना एक्सटेंड करें जिससे कि आपके लॉसेज होने की संभावना है।
ये और कुछ हाइलाइट्स है रिपोर्ट की। स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट्स प्रेजेंटेड इन दिस इशू ऑफ एफएसआर इंडिकेट दैट बैंक्स वुड बी एबल टू विथस्टैंड सिवियर स्ट्रेस कंडीशंस आने वाले टाइम में, जो कि अच्छी बात है। In spite of formidable global headwinds, India's external accounts remained well cushioned and viable. हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी की, हम बात कर रहे हैं फॉरेक्स रिजर्व्स स्टेबिलिटी की। तो ये सारी चीज़ें जो है दुरुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और काफ़ी हेल्दी तरीके से जो है भारत की अर्थव्यवस्था को आगे लेके जाने के लिए सक्षम है। तो ये जो है ये रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स प्लस जीएनपीए एनएनपीए का डिटेल में मतलब आपको समझाया गया था, जो कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करें मेरे टेलीग्राम हैंडल से। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं एसआईपी प्लस बैच कल शुरू हो रहा है, यानी कि 5 तारीख को दोपहर 3 बजे। जितने 2023 के स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे टॉप फैकल्टीज़ जो है वो आपको सारे सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स के कवर करवाएंगी। उस पे आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे और उसी के साथ साथ आपको जो है रिवीजन करवाया जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट दिए जाएंगे और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी लिए जाएंगे। मेंटरशिप सेशंस आप जानते हैं एक वैल्यू एडेड सेगमेंट है, और इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट की क्लास मैं खुद आप लोगों के लिए लूँगा। तो आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।